हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियोज़ के अंदर हम देखने वाले हैं कि अधिगम अंतरण के या संथांतरण के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, 5-6 सिद्धांत हैं जो हमें याद रखने हैं। बेसिकली एग्ज़ाम में, रीट एग्ज़ाम में या CTET एग्ज़ाम में क्या है, इनका क्या है, नाम ही पूछा जाता है, इनके प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, अभी जो रीट 2021 में एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे भी क्या है, इनके नाम ही पूछे गए हैं। और बाकी क्या है, इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे एक एक सिद्धांत को। तो देखिए, पहले सबसे पहला हम सिद्धांत पढ़ते हैं, अधिगम अंतरण का सिद्धांत। हमारे पास है पहला सिद्धांत मानसिक शक्तियों का या फिर मानसिक अनुशासन का या फिर इसे औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या फिर मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, या फिर अनुशासन का सिद्धांत या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत इसको कह दिया जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में हमें याद रखनी कि इसके नाम क्या क्या हैं, इस सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हैं और इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक जो है वॉल्फ है। ठीक है भाई, और इसके समर्थक या फिर प्रयोगकर्ता जो है विलियम जेम्स व थॉर्नडाइक है। ठीक है, इन्होंने क्या प्रयोग किया था, किस तरीके का इनका प्रयोग था, तो वो अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले कि स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना, अवधान या निर्णय आदि को निरंतर अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, ये इस सिद्धांत का मूल है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम अपनी मानसिक शक्तियों को, मानसिक शक्तियाँ क्या है, तर्क करने की शक्ति है। ठीक है, हमारी क्या किसी भी चीज़ को जानने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, अवधान या फिर ध्यान केंद्रित करने की या फिर निर्णय लेने की शक्ति, इसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक शक्तियाँ कहते हैं। तो इन सभी मानसिक शक्तियों को क्या है, अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो ये शक्तियाँ जो हैं विकसित हो जाती हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या फिर मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हमें माइंड को अनुशासन में रखना, अनुशासन मतलब कंटिन्यूटी में रखना, लगातार क्या है, अध्ययन के प्रति इसको लगाए रखना। इसके कारण क्या हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो विलियम जेम्स व थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इन्होंने क्या है, कुछ बालक लिए और उनको क्या है, लंबी लंबी कविताएं, ठीक है, मान लीजिए 1-2 पेज की, 3 पेज की कविताएं, ऐसी कविताएं इन्होंने बच्चों को याद करवाना स्टार्ट की। अब धीरे धीरे बच्चे पहली कंडीशन में याद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको रोज 4-4 पंक्तियां, 8-8, 10-10 पंक्तियां याद करवाते क्या है, बहुत लंबी लंबी कविताएं इन्होंने याद कर ली। ठीक है, बालकों ने याद कर ली। तो इस तरीके से क्या है, विलियम जेम्स व थॉर्नडाइक ने बालकों के ऊपर प्रयोग किया, उन्हें लंबी लंबी कविताएं याद करवाई। ठीक है भाई, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इसे मानसिक अनुशासन या औपचारिक अनुशासन शक्तियों का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये पहला सिद्धांत था। बस इसमें इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, पर्याप्त है। उसके बाद दूसरा देखिए, समरूप तत्वों का सिद्धांत या फिर समान तत्वों का सिद्धांत या फिर सहसंबंध या समरूपता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। और ये सिद्धांत कहता है कि जब हमारे पास किसी एक क्षेत्र में हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया और यदि हमारे पास किसी दूसरे क्षेत्र में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो पहले क्षेत्र वाले ज्ञान का दूसरे में अंतरण तब होगा जब क्या है, उसमें कोई ना कोई समान एलिमेंट होंगे, यानी कोई ना कोई तत्व समान होंगे, उसमें थोड़ी बहुत समानता होगी। तभी क्या है, पहले क्षेत्र में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो दूसरे क्षेत्र में क्या है, हमें सहायक होगा, दूसरे क्षेत्र में सीखने में सहायक होगा। ठीक है भाई, उनका अंतरण आसानी से होगा। उसमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो समान होने चाहिए, एलिमेंट जो है वो समान होने जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समरूप तत्वों का सिद्धांत या फिर समान तत्वों का, सहसंबंध का मतलब दोनों क्षेत्र ए और क्षेत्र बी में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, समरूपता का सिद्धांत यानी उसमें कुछ ना कुछ समान एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्र ए और क्षेत्र बी के कार्यों में लगभग थोड़ी बहुत समानता होनी चाहिए, तभी क्या है, अधिगम का एक जगह से दूसरी जगह पे अंतरण हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने क्या किया, 1901 में थॉर्नडाइक ने बालकों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया। किसका क्षेत्रफल पढ़ा रहा है, आयत का क्षेत्रफल। बच्चों को आयत का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दे रहा है, पढ़ा रहा है उन्हें, और पढ़ाया जिसके बाद बालकों को वर्ग व आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इन्होंने क्या पढ़ाया था, इन्होंने पढ़ाया आयत का क्षेत्रफल, जिसके कारण क्या है, बच्चे वर्ग व आयत के क्षेत्रफल को पढ़ने में उनको आसानी हुई, क्योंकि वो क्षेत्रफल की अवधारणा, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ों से वो परिचित थे पहले ही। तो जब उन्होंने वर्ग और आयत व आयत का या त्रिभुज का कह लीजिए, यहाँ पे आयत का तो पहले सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज का। ठीक है भाई,
ठीक है। तो वर्ग व त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पढ़ने में उनको आसानी हुई। पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना जानते थे, ठीक है, तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित थे, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसको निकालने का प्रोसेस क्या रहता है, क्षेत्रफल होता क्या है, बेसिकली वो जानते थे। तो इस कारण क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी अन्य भी किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में उनको आसानी हुई, ठीक है, उनको ज़्यादा क्या है परेशानी नहीं हुई, ठीक है, ये बात आप समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास समानीकरण या फिर समान अनुभवों का सिद्धांत। समानीकरण क्या होता है कि जब भी हम क्या है एक नियम के द्वारा सीखें, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई नियम है और उस नियम का उपयोग करते हुए हम क्या है उस नियम का उपयोग हम किसी दूसरे क्षेत्र में कर दें, ठीक है, उसके लगभग समान स्तर वाले कार्यों में कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, समानीकरण का सिद्धांत। समानीकरण जनरलाइजेशन या समान अनुभवों का सिद्धांत। यानी मान लीजिए आपके सामने एक कार्य आ गया, ठीक है, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, तो आपने उससे मिलता जुलता पहले कोई काम किया है, तो आप उस काम के अनुभव का फायदा आप इस वाले काम में लगाओगे, तब उसे हम कहते हैं समानीकरण का या फिर समान अनुभवों का सिद्धांत, ठीक है भाई। यानी आपके लगभग अनुभव दोनों ही काम में क्या है समान रहने वाले हैं। तो प्रतिपादक इसके कौन है वो आपको देखना है, सी एच जुड़ है, ठीक है, सी एच जुड़ या जड़ भी कह देते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सी एच जुड़। और इसमें क्या है, क्षेत्र ए और क्षेत्र बी के बीच अंतरण तभी संभव होगा, ठीक है, अंतरण में क्या है पूर्व ज्ञान और अनुभव जो क्षेत्र ए में काम आ रहे थे वो ही जब क्षेत्र बी में अंदर काम आएंगे, ठीक है भाई, उसमें थोड़ी बहुत समानता है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र ए में जो हमने पूर्व ज्ञान या उसके प्रति हमारी जो नॉलेज है जो हम क्षेत्र ए में सीख चुके हैं, जब उस पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए हम क्षेत्र बी में कार्य करते हैं, ठीक है, उस पुराने वाले क्षेत्र ए का क्या है, हम ए की परिस्थितियों का लाभ उठा के क्षेत्र बी में काम करते हैं, जिसमें हमें पूर्व ज्ञान और अनुभव जो है वो हेल्प करता है। इस प्रकार के अंतरण को क्या कहते हैं, समानीकरण या समान अनुभवों के सिद्धांत द्वारा परिभाषित करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में आप याद रखोगे, मान लीजिए एक बालक है, उसको ये नियम बता दिया जाता है कि पानी जो है वो ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है, ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है, ठीक है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, ठीक है। तो यदि यह हमने नियम बता दिया और फिर बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि अब हमें क्या करना है, आपको नियम बता दिया गया, नियम क्या हमने बताया कि पानी जो है वो ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है। अब बच्चे से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि अब हमें क्या है पूरे गांव को सप्लाई देनी है, तो टंकी को हमें कहाँ पे रखना चाहिए, सभी घरों में क्या है क्या किया जा सके, पानी की सप्लाई दी जा सके। तो बच्चे बताएंगे, बच्चे आपको खुद ही बता देंगे कि पानी की टंकी जो है आप उसे ऊंचाई पर रखिए, ठीक है, सभी गांव के जो मकान हैं उसकी ऊंचाई पे रखिए, आप उससे थोड़ा ऊंचाई पे रखेंगे तो सभी घरों में पानी जो है वो आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो आसानी से अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था समानीकरण या समान अनुभवों का सिद्धांत। उसके बाद है दो तत्व का सिद्धांत। इसे दो तत्वों का सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे द्विखंड सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके प्रतिपादक जो हैं वो स्पीयरमैन थे। अब वैसे इस सिद्धांत को हम क्या है बेसिकली बुद्धि वाले सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, तो वहाँ पे भी इसे पढ़ते हैं और अधिगम अंतरण के अंदर भी इसे पढ़ते हैं। तो देखिएगा दो तत्व का सिद्धांत क्या कहता है, स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि जो है व्यक्ति की बुद्धि, इसके अंदर दो कारक पाए जाते हैं या दो प्रकार की होती है, एक तो जी और एक एस, ठीक है, यानी एक सामान्य बुद्धि और एक विशेष बुद्धि, ठीक है भाई। सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि ये दो प्रकार की बुद्धि होती है। यदि आपको यहाँ पे नहीं भी दिख रहा तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जी जो है उसको हम कहते हैं सामान्य बुद्धि और एस मतलब विशेष बुद्धि, ठीक है भाई। यानी बुद्धि दो कारकों से मिलकर के बनी है, एक जी कारक और एक एस कारक। जी कारक जो है वो सामान्य कार्यों में काम आता है, जैसे में खाना खाना, कपड़े धोना, ठीक है, कपड़े पहनना, ठीक है, ये सारे में हमारा थोड़ा सा दिमाग लगता है, वो सामान्य बुद्धि से ये सारे कार्य हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन विशेष कार्य का मतलब क्या है, जैसे कोई संगीत में जैसे लता मंगेशकर जी, तो उनके पास एक विशेष तरह की बुद्धि थी कि वो सुर जो है वो बहुत अच्छे लगाती थी, ठीक है भाई। तो अब उनके पास एक विशेष प्रकार की बुद्धि थी, तो उन्हें विशेष प्रकार की बुद्धि जो है वो उसके हाई लेवल तक लेके गई, संगीत में हाई लेवल तक लेके गई, तो वो विशेष प्रकार की बुद्धि है। जैसे
आप गूगल बॉय के नाम से एक लड़के को जानते हो, तो उसमें भी क्या है, विशेष बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, वो बाकियों से हट करके काम करता है। तो जब भी बाकी सामान्य व्यक्तियों से हट करके जिसमें बुद्धि होगी, ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र में कोई अलग प्रतिभा का, बहुत प्रतिभा का कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या है, विशेष बुद्धि फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा फैक्टर पाया जाता है बुद्धि में, एस यानी स्पेशल फैक्टर पाया जाता है। और जी फैक्टर जो है वो सामान्य लगभग सभी में पाया जाता है, कॉमन होता है, यानी इससे क्या है, हम सामान्य कार्य करते हैं जी फैक्टर से, और विशेष कार्य किसकी सहायता से किए जाते हैं, एस फैक्टर से किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बुद्धि को दो खंडों में विभाजित किया था, एक को कहा सामान्य कारक और दूसरे को कहा विशिष्ट कारक। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, दो तत्व का सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद है ये सिद्धांत भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें आपको इतनी सी बातें याद रखनी, प्रतिपादक और बुद्धि को दो भागों में बांटा, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के तौर पे। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा सिद्धांत क्या कहते हैं, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है पहले देख लेते हैं, W.C. वागले। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन है, W.C. वागले हैं, और इसके समर्थक जो हैं वो रोगर हैं। ठीक है भाई, और ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक बार आदर्शों एवं मूल्यों की नींव पड़ जाती है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, या उनका अंतरण जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये सिद्धांत आप अभी नहीं समझे तो आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है, तो उसमें ईमानदार मूल्य स्थापित हो चुका है। ठीक है, उसने ईमानदारी का गुण उसमें विकसित हो चुका है, ईमानदार है व्यक्ति, तो वो ईमानदारी जो है, ऐसे नहीं कि मान लीजिए वो ऑफिस में काम कर रहा है तो अपने काम के प्रति ईमानदार है, काम के प्रति ईमानदार होगा, बाकी अपने घर पे भी ईमानदार होगा, और कहीं और चला जाता है किसी और, मान लीजिए वो ऑफिस छोड़ देता है तो वहाँ पे कोई और भी कार्य करता है तो वो भी ईमानदारी से ही करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक मूल्य स्थापित हो चुका है ईमानदारी का। ठीक है, कोई व्यक्ति संस्कारी है तो वो संस्कारी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया, वागले ने बताया कि एक बार आदर्शों मूल्यों की नींव पड़ जाती है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, तो लगभग क्या है, वो मूल्य हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत था किसका, आदर्शों मूल्यों का सिद्धांत। छठा सिद्धांत है पक्षांतरण का सिद्धांत, पूर्णाकार या गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, इसे अवयवी सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं अधिगम के सिद्धांतों में। इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर, कोहलर और कोफा। गेस्टाल्ट सिद्धांत हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सूज का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि क्षेत्र ए में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और क्षेत्र बी में यदि उसमें थोड़ी बहुत भी सिमिलरिटी है तो उसमें हमारी सूझ काम करेगी, पक्षांतर होगा, प्रशिक्षण, निरीक्षण या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा हम क्या है, क्षेत्र बी के कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं। चिंपैंजी सुल्तान नामक आपको प्रयोग द्वारा आपको समझाया गया था कि ये सिद्धांत किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके ये सिद्धांत क्या था। ठीक है, ये आपको बातें बताई हुई हैं। तो ये सिद्धांत तो आप पहले से ही जानते हो, इसे बस आपका नाम याद रखना, पक्षांतर का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर, कोहलर और कोफा। ठीक है भाई, उम्मीद है ये 6 के 6 सिद्धांत आपको ये सिद्धांत जो हैं आसानी से याद हो गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं, आपको प्रतिपादक के नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इनके जो प्रतिपादक के नाम और इनका एक जो मेन लाइन है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि निरंतर अभ्यास द्वारा मानसिक शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आपको बताना है, वॉल्फ ने प्रतिपादित किया। इस तरीके से यदि आप इतनी सी बातें इसमें याद रख लेते हो तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 6 के 6 सिद्धांत आपको बढ़िया ढंग से याद होने चाहिए। अब देखिए, इसमें ये सिद्धांत जो है अधिगम के सिद्धांत नहीं है, ये अधिगम स्थानांतरण या फिर अधिगम अंतरण के सिद्धांत हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अधिगम के सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये जो है अंतरण के सिद्धांत हैं, अधिगम अंतरण के सिद्धांत हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा, और यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और इस चैनल पे आपको रेट लेवल 2 के लिए मैथ, साइंस और साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो निःशुल्क पूर्णतः पूरा ही कोर्स अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।